कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। अंतिम चरण में एमपी में राज्यसभा चुनाव के रण को लेकर सरगर्मियां। 3 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को होना है मतदान। शहमाद के खेल में बीजेपी ने अपने दांव से कांग्रेस को चौंकाया। 2 सीटों पर जीत का दावा कर रही कांग्रेस के बदले स्वर। 1 सीट पर जीत हासिल करने को लेकर भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। क्यों कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए 52 की जगह 54 वोट किए तय। एमपी में राज्यसभा चुनाव के रण में चुनाव के पहले ही बीजेपी के रचे चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। कोरोना संकट काल के बीच हो रहे राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपने व्यू रचना से कांग्रेस को अनलॉक 1 में लॉकडाउन कर क्वारंटाइन कर दिया है। बीजेपी ने अपने दांव पेच से कांग्रेस को पूरी तरह लॉक किया। सत्ता परिवर्तन करने के साथ ही सियासी सिंहासन पर काबिज होने वाली बीजेपी ने अब 2 राज्यसभा सीटों पर भी अपनी जीत को पक्का किया है। इसके साथ ही 2 राज्यसभा सीटों पर जीत का दम भर रही कांग्रेस के सभी प्लान को फेल भी। आलम यह है कि 92 सीटों वाली कांग्रेस दूसरी सीट पर जीत का दम भरने की जगह अपनी एक ही राज्यसभा सीट को बचाने में जुट गई है। देखिए, पार्टी की रणनीति है और पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने जो तय किया है उसके अनुसार जो है हम लोगों को उनके निर्देशों का पालन करना है। नहीं, हमारे विधायक आदरणीय केदार डावर जी थे वहाँ पे और बाकी लोगों से भी संपर्क में हैं। देखिए, चर्चाएं सभी साथियों से चल रही है और सब जो है ठीक ठाक रहेगा। थैंक यू। राज्यसभा चुनावों में जिस तरह से मतदान होना है, एक व्यक्ति को 52 वोट की जरूरत है और दिग्विजय सिंह जी को फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। 54 वोट सुरक्षित किए गए हैं। 54 वोट उन्हें डाले जाएंगे और शेष वोट वो फुल सिंह बरैया जी के डाले जाएंगे। सीनियर आदमी है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए 54 वोट सुरक्षित किए गए हैं। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय। दूसरी सीट की आस तो आप भी जानते हो। प्रथम वरीयता वाले नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में 52 की जगह 54 विधायक वोट करेंगे। ये निर्देश कांग्रेस पार्टी हाईकमान के हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। गौर हो कि इसके पीछे की वजह है उनका साथ छोड़ जाना, जो अब तक हाथ थामे हुए थे, लेकिन अब बाजी पलटी है और हाथों में है कमल, जिसके बाद कांग्रेस की दूसरी सीट की आस सिर्फ आस ही बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद अपने बोझ से डूबी है। राज्यसभा चुनाव में भी स्थिति बड़ी साफ है। अकारण उनने अपना एक धोखा दलितों को देने के लिए फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया, जबकि ये स्थिति नहीं थी कि उनका एक उम्मीदवार से ज्यादा जीत सकता है। केवल ये दिखाने के लिए कि नहीं, हम दलित हितैषी हैं, दलितों की चिंता करते हैं, ये धोखाधड़ी जिस प्रकार कांग्रेस अभी तक करती रही है इस वर्ग के साथ, वो इस बार भी कर रही है। अपने लोगों पे भरोसा नहीं है कि क्या होगा। मुझे तो लगता है कि अंत में शायद वो एक तरफा ही वोटिंग कराएंगे। ये तो लगभग तय हो गया है कि राज्यसभा के रण में बीजेपी कमबैक करते हुए एक बार फिर 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। चुनाव तो महज एक औपचारिकता रह गया है, क्योंकि कांग्रेस के सारे प्लान चुनाव के पहले ही बीजेपी की रणनीति के सामने फेल हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन में क्वारंटाइन हुई कांग्रेस कमबैक कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आज का एजेंडा है राज्यसभा की रेस और मैं हूं मनोज सैनी और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। दरअसल इस एजेंडे के जरिए हम ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही, लेकिन इस वक्त राज्यसभा की रेस में हर कोई आगे निकल जाना चाहता है। चलिए इस पर बात करें, उससे पहले समझ लेते हैं
एजेंडे के कुछ खास बिंदु। रण के पहले ही क्या विफल हुई कांग्रेस की रणनीति? क्या कांग्रेस को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर? क्या भाजपा का होमवर्क दे गया कांग्रेस को झटका? अगर नहीं तो क्यों दिग्विजय सिंह को किया कांग्रेस ने आगे? यही मुद्दे हैं और इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय कोहराम सा मचा हुआ। दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अपने अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए जो डिप्लोमेसी अपनी दिखाई, उससे यह कहा जा सकता है कि शुरुआत में कांग्रेस को हल्का झटका लगा। यह किसी को विश्वास नहीं था क्या निर्दलीय बसपा सपा डिनर या व्यंजन का आनंद लेते हुए यह कह देंगे कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की लगातार बैठकें हुई और कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये भी हो गया कि 52 नहीं 54 वोट देना है दिग्विजय सिंह को। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कहीं डर सता रहा है या इसके पीछे भी कुछ रणनीति है? लेकिन चौथे कैंडिडेट के रूप में और खासकर कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट के रूप में फूल सिंह बरैया है, तो बरैया के साथ क्या होगा? क्या सिर्फ एक डमी कैंडिडेट के रूप में रह जाएंगे या कल कुछ और देखने को मिलेगा? तो चलिए, राज्यसभा की रेस यही हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता राम पांडे जी। राम, आपका स्वागत है। साथ ही मिलन भार्गव जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मिलन जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। मिलन, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चौका लगा दिया और डिनर डिप्लोमेसी के जरिए जब बात हो रही थी, आपके रणनीतिकार नरोत्तम मिश्रा जी से, तो वो कह रहे थे कि हमारी क्या रणनीति, बड़ा क्लियर है, 2 लोग हैं और वो राज्यसभा में जाएंगे, हमें कुछ जरूरत नहीं है। रात होते होते आपने डिप्लोमेसी दिखा दी आपकी और धड़कनें बढ़ा दी कांग्रेस की। देखिए, जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, ना ही उसमें इस चुनाव को लेके या बाकी राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखेंगे, ना ही उनके पास रण बचा है, ना ही कोई नीति है। जिस नेतृत्व के पास ना नियत है ना नेतृत्व है, एक सक्षम नेतृत्व की जो दल को आवश्यकता होती, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है किस प्रकार से को भवन में मध्य प्रदेश की कांग्रेस जा चुकी है। आप देखिए, एक ऐसे शख्स को राज्यसभा पुनः भेजा जा रहा है जो हारा हुआ है। भोपाल की जनता ने जिसको अस्वीकार कर दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिसने दलितों का अपमान किया, जिस कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री ने जिस पर गंभीर आरोप लगाया, ऐसे शख्स को राज्यसभा ये बड़ी गजब की राजनीति चल रही है। जब कांग्रेस से बात कर रही है, सुनिए ना मिलन जी, दलितों का अपमान करके जिस प्रकार के मिलन, ये बड़ी गजब राज, सुनिए तो जा रहा है, ये बता रहा है कि दलितों के प्रति कितनी संवेदना रखती है कांग्रेस। बड़ी जबरदस्त राजनीति है। यदि कांग्रेस से बात करते हैं तो वो दिग्विजय सिंह की हार नहीं मानती, और अब आपके साथ सिंधिया जी आ गए तो आप सिंधिया की हार नहीं मानते। मान तो लिया करिए कि वो भी हारे थे एक चुनाव, ये भी हारे थे एक चुनाव, उनका गिना देंगे आप, उनका भूल जाते हैं। देखिए, उनके साथ दूसरी बात है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी सहमति जताई, वहीं दिग्विजय सिंह जी, जिनकी छवि एक हिंदू विरोधी नेता के रूप में रही है, प्रख्यात रही है, और जिनकी सिंपैथी हमेशा आतंकवादियों के साथ रही है, आतंकवादियों के साथ उन्होंने मंच साझा भी किया, और उस मंच साझा करने के बाद आज तक जिसको देश की सरकार और देश की सेना, देश का इंटेलिजेंस, इतना छोटा चुनाव है आप लोग का चुनाव, यहाँ भी आपको वही सब दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको वो मंच दिख रहा है, यहाँ भी आतंकवाद दिखने लगा। यहाँ जरूरत पड़ेगी क्या? दिखाई देगा, क्योंकि जिस शख्स को कांग्रेस पार्टी भेज रही है, मनोज जी, जिस शख्स को कांग्रेस पार्टी भेज रही है, उनकी मंशा दिख रही है कि एक दलित चेहरे को डमी चेहरे के रूप में आपने पेश किया। क्यों प्राथमिकता दलित चेहरे को नहीं दिया आपने? क्या दलितों का उत्थान मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं चाहती है? क्यों दलितों के साथ हमेशा अन्याय कांग्रेस पार्टी करती आई है? वही हम देखिए, हम जिस प्रकार से हम अपने दोनों प्रत्याशियों को देखिए, आप हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी भेज रहे हैं, वहीं हमारे जिस प्रकार से सोलंकी जी भी जा रहे हैं, हम दोनों का सम्मान दे रहे हैं। देखिए, हमारी नीति भी स्पष्ट है और रण भी हमारा स्पष्ट है। थोड़ा सम्मान नीचे करके देखिए, उनको 2 नंबर पर कर दीजिए और उनको 1 नंबर पर कर दीजिए, सम्मान समझ जाए। बिल्कुल, लेकिन वहीं कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही कि आदिवासियों को सम्मान करते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए। दिग्विजय सिंह जी में ऐसी कौन सी खूबी है जिसलिए उनको पुनः राज्यसभा भेजा जा रहा है? चलिए, लौट रहे हैं, आपने मेरी सवाल का जवाब भी आपसे लूंगा जब लौटूंगा। हो गया, उनके विधायक विरोध कर रहे हैं। जी, राम पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, राम पांडे जी, मेरा आपसे यही सवाल आपने मेरा सुन लिया होगा, उस सवाल का जवाब दे दीजिए।
जी जी जी, जब ये 2 नॉमिनेशन हुए थे कांग्रेस पार्टी के, तब उस समय जो 22 विधायक जो बिक गए हैं वो कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था। दूसरी दलित समाज की बात है तो बरैया जी बीजेपी में थे पहले, उनको इन्होंने राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। तीसरी बात ये है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये अभी कराने की क्या जरूरत थी, जब 24 विधायकों का रिजल्ट आ जाता उसके बाद ये चुनाव कराने की जरूरत थी। और स्थिति सबके सामने है, जनता के सामने है, कोई छुपा नहीं है कि किसके पास कितने विधायक है। दिग्विजय सिंह जी की जहां बात करते हैं वो सीनियर लीडर है, आतंकवाद की बात करते हैं, कश्मीर में इन्होंने सरासर आतंकवादी को टिकट दिया। ध्रुव सक्सेना इनकी पार्टी का पदाधिकारी आतंकवादियों से मिला हुआ, जगत पुजारी इनका पार्टी का पदाधिकारी आतंकवादियों से मिला हुआ। तो आतंकवाद समर्थक तो ये पार्टी है। अभी नेपाल में, चीन में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा छेड़ दी है, तो ये जनता देख रही है। और राज्यसभा चुनाव के तो जो परिणाम आने हैं, लेकिन ये यदि चुनाव 24 विधानसभा सीटों के बाद यदि होता तो वो एक सार्थक चुनाव होता। मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 लोगों की है और आज केवल 206 लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुन रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है और इनका काम है लड़ाने का। अब फूल सिंह बरैया, दिग्विजय सिंह, भाई इन्हें क्या लेना देना, इन्हें अपना देखना चाहिए। सिंधिया जी को आप सामंतवादी बोलते थे, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस है। शिवराज सिंह ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान ने धोखा दिया था और हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी रानी लक्ष्मीबाई की गद्दार है। और आज रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं। राम पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यही था। मेरा सवाल ये था कि ये राज्यसभा की रेस है और इस रेस में 3 खिलाड़ी है, चौथा खिलाड़ी तो सिर्फ डमी है, जो जाएगा या नहीं जाएगा ये तो कांग्रेस के लोग ही समझ पा रहे होंगे। लेकिन बड़ा क्लियर आपने कर दिया है कि प्रथम वरीयता के आधार पर दिग्विजय सिंह जी जाएंगे। सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए जो मैसेज दिया है, ये कहीं चिंता बढ़ा रहा है क्या? ये कहीं डर लगा रहा है जो आपको कहना पड़ा कि 52 की जगह 54 वोट करना है? जी, भारतीय जनता पार्टी कोई मैसेज नहीं देती है, ये दबाव का मैसेज देती है। जो लोग डिनर पार्टी में गए हुए थे उनके ऊपर सीबीआई का, ईडी का तमाम तरह के दबाव होते हैं। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है या एक दो किसी पार्टी से है तो उनको अपने कुछ क्षेत्र में काम भी कराने होते हैं, तो उनकी अपनी एक मजबूरी है। लेकिन उनकी विचारधारा जस्ट अपोजिट है भारतीय जनता पार्टी से। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं, दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए हैं। और जहां तक मैं पूछना चाह रहा हूं, ये सिंधिया जी को इन्होंने किस बात से राज्यसभा सदस्य बना दिया? 4 दिन पहले वो कांग्रेस में थे, वो कहते थे कि शिवराज सिंह के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, वो कहते थे कि भाजपा सरकार किसानों की हत्यारी है। और जिस पार्टी मैं जवाब ले लेता हूं। पहले सुनील श्रीवास्तव के पास चलूंगा। सुनील जी मेरे साथ मौजूद। सुनील जी, ये सुन रहे हैं आप, लेकिन राज्यसभा की रेस का अब अंतिम कुछ घंटे बचे हैं। सुबह से दिखाई देगा कि कौन कहां पहुंचने वाला है, पर सवाल यही है कि इस रेस में सह और मात का खेल भी दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है प्रथम दृष्टया देखा जाए तो बीजेपी ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए मात तो दी है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि बीजेपी ने एक प्रारंभिक जो जीत की अगर हम बात करें, एक संकेत यहाँ पर, एक संदेश यहाँ पर जनता के सामने दे दिया है कि जो कल तक कमलनाथ जी के साथ या कांग्रेस के साथ खड़े थे, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे बीएसपी के हों या फिर समाजवादी के, अब वो भाजपा के साथ हैं, बीजेपी सरकार के साथ हैं। तो एक संदेश यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि एक डर कांग्रेस को खुद सता रहा है और यही वजह है कि 52 की जगह दिग्विजय सिंह के लिए 54 विधायकों के वोट यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। दूसरी बात, अगर मनोज जी यहाँ जिस प्रकार से मिलन भार्गव जी कह रहे थे तो शायद ये भूल गए होंगे कि जब विवेक तनखा जी चुनाव लड़ रहे थे राज्यपाल का, उस समय इन्होंने विनोद गोटिया को मैदान में उतारा था। क्या विनोद गोटिया को ये दूसरे तरीके से, या फिर जब बिल्कुल स्पष्ट था कि यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव विवेक तनखा जीत जाएंगे, उसके बावजूद भी उनको बलि का बकरा विनोद गोटिया को बनाया गया। कमलनाथ सरकार आने के बाद अगर हम बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि अधिकांशतः मध्य प्रदेश में ऐसे एक मर्यादा रही है संसदीय कि अध्यक्ष जो होता है वो सत्तारूढ़ दल का होता है और उपाध्यक्ष जो अक्सर रहा है विपक्ष की तरफ से रहा है। कांग्रेस के जब ये शिवराज सरकार थी उस समय भी ऐसा रहा, राजेंद्र सिंह जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बीजेपी ने दोनों ही चुनाव लड़ाए,
क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं गुंजाइश हो सकती है, एक उम्मीद के तहत, और दोनों ही पद उनके हाथ से जाते रही। यही हालत विनोद गोटिया जी की भी रही। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के पास उतना वोट परसेंट नहीं है, वोट नहीं है, इसलिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और क्योंकि दूसरे की चीजें हमेशा दिखती हैं, खुद की चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो राजनीति में वही एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हमारी कमीज साफ और दूसरे की कमीज गंदी। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है राज्यसभा की रेस। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। मिलन भार्गव के पास चलूंगा मैं वापस। मिलन जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, लेकिन ये बताइए कि राज्यसभा की रेस से पहले जो रेस आपने लगाई है उसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, हमारी नीति स्पष्ट है। हमारे दोनों सदस्य जो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी हैं, वे दोनों राज्यसभा जाएंगे, बड़ी आसानी से जाएंगे। और जिस प्रकार से जनता का विश्वास विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रहा है, ये राज्यसभा के सदस्य भी मध्य प्रदेश के हित के लिए काम करेंगे। मैं तो फिर राम भाई से प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि उनका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि राम नाम के लिए इस भारत की जनता जीती है। उस राम नाम के अपमान के लिए कांग्रेस पार्टी में वे क्यों है, आज मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि राम को कांग्रेस पार्टी काल्पनिक मानती है, ये सर्वविदित है। वहीं कांग्रेस के ये दिग्गज नेता जिनको पुनः राज्यसभा भेजा जा रहा है, उन पर जिस प्रकार के गंभीर आरोप इनकी सरकार के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी ने लगाए थे कि दिग्विजय सिंह जी माफिया हैं मध्य प्रदेश के, अवैध खनन करते हैं, अवैध रूप से उगाई करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करते हैं, ऐसे योग्य आदमी को कांग्रेस पार्टी भेजकर क्या सिद्ध करना चाहती है? क्योंकि उस बयान के बाद ना ही उमंग सिंगार जी ने माफी मांगी, ना ही दिग्विजय सिंह जी पे कोई कार्रवाई हुई। तो इसका मतलब क्या दोनों पक्ष सही हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि दिग्विजय सिंह जी सही है, तो उमंग सिंगार जी पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक आदिवासी विधायक, आदिवासी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उमंग सिंगार जी के आरोप बड़े गंभीर थे, जो आज तक जीवित है। आप भी तो कह रहे थे माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, और अब आपके नेता महाराज। अनुशासनात्मक कार्रवाई की। राहुल गांधी जी के करीबी है उमंग सिंगार जी, राहुल गांधी जी के करीबी माने जाते हैं उमंग सिंगार जी। तो क्या राहुल गांधी जी के इशारे पर ये सब हुआ? क्योंकि आज तक उमंग सिंगार जी के आरोपों का क्या हुआ, राम भाई बता दें, ये स्पष्टीकरण दे दें, तो मैं मान जाऊं कि अब तो राम भाई आपके पास है, राम भाई आपको ही बता रही होंगी सब कुछ, जिन्होंने 6 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। अपन तो राम भाई की बात कर, राम भाई भी तो आपके पास है, आप राम भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन राम भाई को भी आप साथ ले आए। बिल्कुल, हमारे साथ तो सब आना चाहेंगे जो मध्य प्रदेश का विकास चाहेंगे, लेकिन जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया 15 माह में और 15 साल पहले भी किया था, राम पांडे जी को भेजकर राम पांडे जी जवाब दे दीजिए। करना चाहती है, स्पष्ट करना चाहिए। राम पांडे जी कहिए, राम पांडे जवाब दे दीजिए, आप सुन रहे हो। जी, हम राम को भी मानते हैं और राम की भी मानते हैं। राम की मानना चाहिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। राम राजा थे, उन्होंने कभी भी खरीद फरोख्त नहीं की, उन्होंने हमेशा प्रजा का सम्मान किया।
उन्होंने त्याग सिखाया, वो कुर्सी से रहने नहीं चिपकाया, उनके पास सब कुछ था, उसके बाद भी वो 14 साल के लिए जंगल में चले गए। और आप क्या करते हो राम के नाम पर? आप कुर्सी के लिए विधायकों को खरीदते हो, कुर्सी के लिए भ्रष्टाचार करते हो, कुर्सी के लिए घोटालेबाज करते हो, तो आप केवल राम का नाम वोट के लिए लेते हो। भाई आप क्यों वापस ले आए इस बंटा डार को? वनवास तो इनको भी हुआ था, मध्य प्रदेश की जनता ने भेजा था, लेकिन आप क्यों ले आए? क्या योग्यता है इनकी, बताइए राम भाई। राम की पूजा करते हैं, हम राम के पद चिन्हों पर चलते हैं, हम राम का नाम वोट बैंक के लिए नहीं करते हैं, हम राम का नाम वोट के लिए उपयोग नहीं करते हैं। ये वही शिवराज सिंह है जिन्होंने कहा था माफ करो महाराज। ये प्रभात झा ने बोला था कि ये घोटालेबाजी के आरोपों का जवाब दीजिए। आपके अभी भी नेता है, राष्ट्रीय सचिव है, पूर्व मंत्री है, उमंग सिंह मांझी कहते हैं ये माफिया है, ये गुंडा है, ये अवैध खनन करता है। ऐसे योग्य आदमी को आप राज्यसभा भेजकर क्या मध्य प्रदेश का विकास करेंगे राम भाई? सिंधिया भूमाफिया है। आपने सीनियर नेता प्रभात झा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का टिकट काट दिया। चिल्लाते रहिए, 4 दिन से पहले जो आपकी पार्टी में आया है, बोलकर सत्य नहीं दब सकता मेरे भाई, सत्य की लड़ाई लड़ी है। उस प्रभात झा को आपने लात मार दी, उस प्रभात झा को आपने सिंधिया के चक्कर में लात मार दी, उस सत्यनारायण जटिया को आपने लात मार दी, जो सत्यनारायण जटिया ने आपकी पार्टी को खड़ा किया है, उसने उसका आपने राज्यसभा टिकट काट दिया। जवाब दे दीजिए मिलन भार्गव। जटिया जी का आप अपमान करते हो। आप विषय की करिए। दिग्विजय सिंह जी जिन पर 3 दिन जवाब पहले तो फिर चाहे से ना, 420 का जटिया चार्ज को लगा क्या भूल गए, है, वो भी तो एक दलित है। मामला दर्ज हुआ है झूठ फैलाने का। दिग्विजय सिंह जी ने 420 फिर से दिखाई अपनी। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया को चलिए आप दोनों मेहमान रुकिए। सुनील जी से मेरा एक सवाल कर लेने दीजिए। सुनील जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो खैर राज्यसभा की रेस है और थोड़े कुछ घंटों की और रेस बची है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे आएगा वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि राज्यसभा की रेस में कोई वैसा नहीं होता है कि जाके सुबह से वोटर खड़ा हो जाएगा, वोट डालेगा। विधायकों को जाना है, वोट करना है। कांग्रेस को थोड़ा सा डर है तो उन्होंने 52 की जगह 54 कह दिया। लेकिन ये राज्यसभा के रण से क्या उपचुनाव का रण भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि उपचुनाव की तैयारी ही राज्यसभा के जरिए की जा रही है। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डिनर डिप्लोमेसी की जा रही है, 2 दिन यहाँ पर डिनर रखा गया है, कल भी था और आज भी है, और केंद्रीय नेतृत्व से भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हैं बीजेपी के, जो लगातार विधायकों से बात कर रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्र का निर्देश जिस प्रकार से है, चाहे प्रकाश जावड़ेकर की हम बात करें, उनसे रामबाई भी मिली हैं, उनसे कैलाश डावर भी मिले हैं, उनसे सेरा भी मिले हैं, और भी लोग मिले हैं, बबलू शुक्ला की बात करें और संजीव कुशवाहा की बात करें, ये भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी कोई आश्वासन जरूर दिया गया होगा। और रामबाई ने तो कल स्टेटमेंट दिया था कि जिसकी सरकार होगी हम उसको वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये भी कह दिया बीजेपी को करूंगी, ये नाम तक लिया। बिल्कुल मनोज जी, तो ये जब स्थिति, क्योंकि जब 22 कांग्रेस के जो विधायक जो कमिटेड थे, जो कांग्रेस की रीति नीति और इतने सालों तक कांग्रेस के साथ रहे, वो कांग्रेस का हाथ छटक कर चले जाते हैं, तो ये तो दूसरी पार्टी के थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे, चाहे निर्दलियों की बात करें या फिर इन पार्टी की बात करें। तो अब कुल मिलाकर स्थिति यही रहेगी मनोज जी। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा खेल ये भी हो सकता है, क्योंकि वोटिंग जो होनी है वो नंबर के आधार पर होनी, फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर लिखना है। तो ये भी हो सकता है, जिस प्रकार से 54 वोट आरक्षित किए हैं, रामनिवास रावत भी कह रहे हैं और भी नेता कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, फूल सिंह बरैया के खाते में कुछ वोट जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चौंका देने वाला परिणाम भी सामने आ सके, तो उससे भी इनकार नहीं। मतलब ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा पर नजर तो सबकी रहेगी। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि 4 बजे तक, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग है। वोटिंग में एक एक विधायक को देखा जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव या फिर किसी बीमारी से हैं, वो यहाँ पर पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करेंगे। लेकिन 5 बजे सबकी नजर नतीजे पर रहेगी कि नतीजे क्या आते हैं। जिन 3 चेहरों की हम बात कर रहे हैं वही राज्यसभा जाते हैं, या फिर कोई चौंका देने वाला नाम भी सामने। चलिए ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कुछ और तो नहीं है, या कांग्रेस भले कुछ ना बोल रही। राम पांडे जी माफी चाहूंगा, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही सुनील जी जोड़े आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस दोनों ही पार्टियां लगा रही है। कौन रेस में आगे निकलेगा ये समझ आएगा, क्योंकि रेस सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग पहुंचेंगे, ये समझ आ रहा है यदि हम आंकड़ों को देखें, और कांग्रेस से 1 व्यक्ति पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह की डिनर डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, या कांग्रेस के अंदर खाने में जिस तरह की बैठ के चल रही है, क्या कुछ और निकल कर आएगा? क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इंतजार कीजिए राज्यसभा की रेस का और समझ आएगा कि आखिर कौन किससे आगे होता है। आज इतना ही, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।